Hello everyone and welcome back again. In the last lecture हमने हाइड्रोजन एटम प्रॉब्लम स्टार्ट किया था डिस्कस करना और हाइड्रोजन एटम इज अ टू पार्टिकल सिस्टम जिसमें एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर बाइंडेड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोजन एटम को जनरलाइज आप कर सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहाँ सिस्टम तो हाइड्रोजन एक तो होगा ही, उसके अलावा वी कैन हैव हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, सो ऑन। तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वेरी करेगा न्यूक्लियस पे चार्ज। जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतनी पॉजिटिव चार्ज होगा। हाइड्रोजन केस में 1, हीलियम में 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल से एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होंगे। फिर लास्ट लेक्चर में हमने इसका श्रोडिंगर इक्वेशन सेटअप किया था इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट हमने क्लियर किया था कि किसी भी पोजीशन को एक तो आप एक्स वाई जेड कंपोनेंट में कर सकते हैं कि इसकी अपनी एक यूनिक एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू होगी, जेड की वैल्यू होगी, और दूसरा आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस थीटा जो कि जेड एक्सिस से होगा, एंड फाई जो कि आप ये वाली वेक्टर एक्स एक्सिस आप जो बना रहा है आपका। theta can vary from 0 to pi, r can vary from 0 to infinity, and phi can vary from 0 to 2 pi. और पोलर कोऑर्डिनेट में दैट वाज द श्रोडिंगर इक्वेशन, बट दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, ओनली इलेक्ट्रॉनिक, और हमें इंटरेस्ट केमिस्ट्री में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन पे होता है हमारा, और टोटल इज इलेक्ट्रॉनिक श्रोडिंगर इक्वेशन। सो व्हाई वी want this in polar coordinate? Because it's easy to write wave function, electronic wave function, as a product of three functions. This is called separation of variables. कि जो wave function है उसकी value in a given state means n, l और m को जब आप assign करेंगे तो एक state आएगा, फिर वो स्टेट वाली जो वेव फंक्शन है उसकी अलग अलग पोजीशन पे क्या होगी वैल्यू। अलग अलग पोजीशन मींस एट ए गिवन r, एट ए गिवन थीटा, एट ए गिवन फाई। दिस साई यू कैन राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस, जिसमें कैपिटल R जो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा उसे कहेंगे रेडियल फंक्शन। तो ये आपका हो गया रेडियल फंक्शन। फिर एक फंक्शन जो एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, एक फंक्शन जो आपका एंगल फाई पे डिपेंड करेगा। इसको अगर कंबाइन कर दे दोनों को तो इसे आप कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक। स्फेरिकल हार्मोनिक ये बेसिकली एंगुलर फंक्शंस के प्रोडक्ट हैं आपके। अब स्मॉलेस्ट एन का वैल्यू क्या होगा? स्मॉलेस्ट एन का वैल्यू 1 होगा, और जब एन 1 होगा तो एल की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, जब एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू सिर्फ 0 होगी। सो ये एन, एल और एम, एन, एल एंड एम आर क्वांटम नंबर्स। एन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, ये शेल नंबर है हमारा। एल will provide information about subcell, and M कुछ बुक में ML भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, सेम थिंग। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सबसेल। पर M का कोई मीनिंग नहीं जब तक आप M को L से अटैच ना करो, और L का कोई मीनिंग नहीं जब तक L को आप N से अटैच करो। तो M will be corresponding to a particular L and L will correspond to a particular N. That means always these three will be in combination. तो n की वैल्यू कैन बी 1, 2, 3, 4. For a given n, the allowed values of L are 0, 1, 2 till n minus 1. And for a given L, the allowed values of ML are minus L plus 1. Add करते जाओ till 0, then 1, 2 till L. टोटल अगर आप ये काउंट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2L plus 1 वैल्यूज। तो ये ML क्या सिग्निफिकेंस क्या है? This signify how many orientations, so 2L plus 1 orientations in space. किसका? सबशेल, सबशेल का, ऑर्बिटल का।
तो ये शेल, तो शेल का कंसेप्ट हमने कल क्लियर किया था कि न्यूक्लियस के अराउंड आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, और सिर्फ आप उस रीजन को देखना चाहो जहां पे प्रोबेबिलिटी हाई है। हाई प्रोबेबिलिटी मींस मोर देन 90%। प्रोबेबिलिटी तो वैसे न्यूक्लियस के पास से स्टार्ट हो जाएगा, सो हाई प्रोबेबिलिटी आपको एक तो मिलेगा इस रीजन में, मोर देन 90%। तो ये फर्स्ट रीजन जो क्लोजेस्ट है हमारा न्यूक्लियस से, उसे आप असाइन करेंगे बाय एन वैल्यू, और इसका एन होगा हमारा इक्वल टू 1। तो ये एन इक्वल टू 1। फिर सेकेंड रीजन ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी आपको इस पॉइंट पे मिलेगा। तो ये रीजन ये शेल के फॉर्म में है, तो आप इसे कहेंगे n इक्वल टू 2। थर्ड विल बी इन दिस रीजन, पूरा फोर्थ इन दिस रीजन। तो जस्ट अ सेक, ये आप सेकेंड रीजन ले लिए। लेट्स मेक इट इन डिफरेंट कलर। तो ये सेकेंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो सेल हमें बताता है कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे हुआ। हर कोई सेल हो, सबशेल हो, सब सबशेल हो, सेल हो, सबशेल हो, सब सबशेल हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। सेल बताएगा न्यूक्लियस से कितनी दूरी वाले इलेक्ट्रॉन। एन अगर मैं 2 कहता हूं, इसका मतलब इस रीजन का इलेक्ट्रॉन। सबशेल बताएगा कि जब आपका फर्स्ट सेल है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम होगी, अब देखिए एक नई क्वांटिटी आ गई, एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 हो, और 0 वाला आपका उसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल फॉर्म में, जो इसे मैच करे, उसे आप एस टाइप कहते हैं। दैट मींस 1 में सिर्फ वननेस होगा। सेकेंड रीजन में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के दो वैल्यूज हैं, एक तो 0 और दूसरा √2h/2π। 0 मतलब s, बट ये s कौन सा हो गया, सेकेंड का। और √2h/2π तब आएगा जब स्मॉल l आपका 1 होगा। जब n 2 होगा तो l की वैल्यू 0 और 1 होगी, होना भी चाहिए। जब n हमारा 2 होगा, when n is 2, l can have value 0 and 1, क्योंकि 0 से लेकर मैक्सिमम n-1 तक जाएगा। जब आपका n 1 होगा तो l का सिर्फ वैल्यू 0 होगा। दैट मींस फर्स्ट सेल में सिर्फ आपका 1s सबशेल होगा। सेकेंड सेल में आपके पास 2s एंड 2p सबशेल्स होंगे। जब n आपका 3 होगा तो L की वैल्यूज होगी 0, 1 एंड 2। 0 मींस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसका 0 होगा, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम √2h/2π होगा, और इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने एक फॉर्मूला दिया था, √L × L + 1 h/2π। जब आप स्मॉल l2 लोगे तो 2 × 3, तो ये हो जाएगा √6h/2π। कुछ लोग √6h या h/2π, खास करके फिजिक्स में, is also written as h cut. So this can be also written as √6 h cut. तो h cut से कंफ्यूज नहीं होना है। h cut is a short form representation of h/2π. बहुत सारे एमसीक्यूज में ऑप्शंस h cut के फॉर्म में होते हैं, तो था केयरफुल रहिए। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलग अलग का मतलब ये है कि सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एस टाइप इलेक्ट्रॉन है और एक पी टाइप इलेक्ट्रॉन है। एस टाइप की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो जब भी आपका L 0 होता है तो उस इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है। तो फर्स्ट सेल में भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल रीजन मिलेगा, सेकंड सेल में स्फेरिकल सिमेट्रिकल रीजन मिलेगा, थर्ड सेल में मिलेगा, उसे 3s कहेंगे, फोर्थ मिलेगा उसे 4s कहेंगे। जब L आपका 1 होगा उसे आप पी टाइप इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पी टाइप इलेक्ट्रॉन मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस डम्बल फॉर्म में हो। तो आपका फर्स्ट रीजन में कोई पी नहीं है, बट सेकेंड रीजन में आपकी पी होगा, ऐसा। तो आप कहोगे आपने तो कहा था कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ इस रीजन में है, फिर इस रीजन में। मैंने कहा था इस रीजन में 90% से ज्यादा वाला प्रोबेबिलिटी है, बट प्रोबेबिलिटी तो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाएगा 10%, 20%। मतलब पी टाइप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से स्टार्ट हो गई, डम्बल के रीजन में गया, इस रीजन में जाकर के मैक्सिमम होगी। वैसे ही
जब आप n3 लेंगे तो l की वैल्यू 0, 1 एंड 2, मतलब थर्ड वाले सेल में आपका s टाइप वाला भी होगा, मतलब स्फेरिकली सिमेट्रिकल, आपका डंबल वाला भी होगा, मतलब डंबल मींस आप बड़ा सा डंबल हो गया जो इस रीजन में होगा, और एक फिर आएगा हमारा जब L2 होता है तो D, और D आपका होगा डबल डंबल, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो आपकी डबल डंबल के फॉर्म में होगी. Let me do it in different color. मीन्स वो मान लो ऐसा रीजन, दो प्लेन में होगा आपका डी, बट ये थर्ड में आएगा आपका फॉर द फर्स्ट टाइम. ये क्या है हमारा, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप साई को स्क्वायर करके क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी. तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है. अलग अलग इलेक्ट्रॉन का मतलब है अब अलग आपने किया बेस्ड ऑन द एंगुलर मोमेंटम. पर ये देखा गया कि जब सेकेंड सेल की रीजन होगी आपकी, सेकेंड सेल की रीजन में जब आपका N2 होगा, मींस न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है हमारा, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रीजन आपका एक तो इस जगह पे हाई था, फिर दूसरा इस जगह पे हाई था. बट सेकेंड सेल के अंदर जो पी टाइप इलेक्ट्रॉन है, यहां पे आपका एल की वैल्यू 0 था, 1 था, मैं 1 वाली बात कर रहा हूं. पी टाइप, जो पी टाइप है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक तो एक्स के लॉन्ग भी डंबल फॉर्म में है, एक वाई के लॉन्ग डंबल फॉर्म में है, और एक जेड जो हमारा प्लेन से बाहर निकलता है, प्लेन से उससे मैं ऐसे डॉटेड दिखा दूं, मतलब ये समझ लो कि प्लेन से बाहर निकलता है और प्लेन से आता है. तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है. तो तीन ओरिएंटेशन को बताने के लिए मुझे थर्ड क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी कि जब एल का वैल्यू 1 होगा तो एम एल या सिंपली एम की वैल्यू -1, 0 एंड +1. तीन वैल्यू मतलब 3 ओरिएंटेशंस. यहां पे कुछ प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज हैं, अभी अभी क्लियर होगा. तो आप देखा कि जो एंगुलर मोमेंटम √2h/2π वाला इलेक्ट्रॉन है, उसके न्यूक्लियस के अराउंड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो डंबल के फॉर्म में है, बट वो डंबल का जो रीजन है वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में है. वो तीन कौन से डायरेक्शन में है, एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे. उसके लिए मुझे एक थर्ड क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ी बताने के लिए, एमएल. अब फिर से क्वांटम नंबर की बात समझिए. हमने कहा था कि जो टोटल वेव फंक्शन है, अगर ये आपको पता है तो सिस्टम के बारे में पता है, सारी इंफॉर्मेशन पता है. पर ये पता होने के लिए आपको तीन अलग अलग क्वांटिटी पता होनी चाहिए. अकेला एन सारी इंफॉर्मेशन नहीं देगा. एन से बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, एल बताएगा कि उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है, वो किस फॉर्म में न्यूक्लियस के अराउंड, किस शेप में न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड है, और थर्ड वाला बताएगा कि ठीक है वो शेप तो होगा बट किधर होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ओरिएंटेशन में. जब ये तीनों आप बता दोगे तो आप साई बता रहे. अब सबसे छोटा वैल्यू एन का क्या होगा, 1. सबसे छोटा वैल्यू एल का क्या होगा, 0. सबसे छोटा जब एल 0 होगा तो एम एल वैल्यू 0 होगा. दिस इज नॉट 1 का मतलब ये 1 शेल, 0 मतलब एस सब शेल, और एस सब शेल एक ही तरह का होता है. तो साई 100 इज नथिंग बट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1s. अब जब तीनों मिला दोगे तो ये कहलाएगा ऑर्बिटल. तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल का फंक्शन. मतलब जो साई होता है वो साई इज नथिंग बट ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल. जो छोटे क्लास से आप रटते आ रहे हैं, क्या होता है ऑर्बिटल, इज ऑर्बिटल इज स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस where the probability of finding electron is maximum. तो आप देख रहे हो कि ऑर्बिटल्स आपके अलग अलग आ रहे हैं. फर्स्ट सेल में एक ही तरह का ऑर्बिटल, दैट इज 1s. सेकेंड सेल लोगे जब n की वैल्यू 2 होगी तो l का एक वैल्यू 0 हो सकता है. जब n आपका 2 होगा
तो L कैन बी 0, ये सबशेल हो गया, ये 2s सबशेल हुआ। और जब L0 और M0, क्योंकि L0 होगा तो M0 होगा, तो ये आपका तीनों मिला दोगे तो ये 2s सबशेल है इतना तक। अब ये हो जाएगा 2s सब सबशेल, 2s सब सबशेल। सब सबशेल को ही ऑर्बिटल कहते हैं, इसे कह दो, या 2s ऑर्बिटल। मतलब एक ऑर्बिटल बताने के लिए आपको तीनों क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये तो पहला हुआ। दूसरा, जब n आपका 2 है तो L आपका 1 भी होगा, और जब L 1 होगा मतलब ये 2p, पर L 1 होगा तो m के तीन वैल्यूज होंगे, +1, 0 एंड -1। तो एक कॉम्बिनेशन आप सोचो 2 1 1 2 1 0 2 1 -1, ये हम छोटे क्लास तक पढ़ते आ रहे थे, बट अब हम चेंज कुछ यहाँ पे करने जा रहे हैं, हाई क्लासेस में इसको थोड़ा सा बेटर करने जा रहे हैं। अभी आप देखोगे, हमने देखो फर्स्ट केस में तो देखा आपने कि हर का अपना एक फंक्शन होगा। टू साई 100 लिखो मींस दैट इज ए वेव फंक्शन, इसी को स्टेट कह रहे थे। स्टेट कुछ नहीं है, हमारा एक ऑर्बिटल हो गया। तो लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट 1s स्टेट होता है, उसके बाद हाई एनर्जी वाला स्टेट 200। 200 इज नथिंग बट 2s। तो 2s का अब जाइए बैक, जो हमने पहली स्लाइड में दिखाया हुआ है कि जब आपने देखा था पिछले क्लास में रेडियल वेव फंक्शन हमने लिगेंड्रे पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा था। जो आपका थीटा था वो लैगुएरे पॉलिनोमियल के फॉर्म में था, कि अलग अलग n और l के कॉम्बिनेशन में अलग अलग आ रहा है। जब n 1 है और l 0 है तो ये आपका R10 है, और ये सिर्फ R10 है। और जब आपका L 0 है तो M 0 होगा। तो ये वैल्यू y की वैल्यू, पूरा ये y की वैल्यू सिर्फ 1/√4 पाई आएगा। मतलब साई 100 का ये हुआ वेव फंक्शन टोटल। तो ये जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में है। इसमें सिर्फ वेरी कौन करेगा? आर। थीटा और फाई है ही नहीं। मतलब कुछ भी थीटा ले लो, कुछ भी फाई ले लो, साई की वही वैल्यू आएगी एट ए गिवन आर। कुछ भी थीटा कुछ भी फाई पे साई की वही वैल्यू आर आने का मतलब है कि स्फेरिकल सिमेट्रिकल होना चाहिए आपका। कोई भी एंगल कोई भी फाई पे आपका साई का वैल्यू नहीं बदलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वही हाल आपका 200 पे है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका आर पार्ट है, रेडियल वेव फंक्शन, और ये आपका एंगुलर पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है भाई। फिर अगेन देखो एंगुलर पार्ट आपका 0 है। तो जब भी एस होगा एंगुलर पार्ट इज कांस्टेंट। अब देखिए ये तो 1s का फंक्शन आ गया। दिस इज कॉल्ड, सिलेबस में आपका लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजेनिक टाइप एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइड्रोजेनिक टाइप एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये 1s का हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल का फंक्शन है, और ये अभी बेसिकली जो हम प्लॉट है वो आपका वेव फंक्शन। ये 2s का प्लॉट हो गया। अब आइए, जब n2l1, n2l1 का मतलब हो गया 2p। पर 2p आप तीन तरह के कहते हैं। अब यहां पे देखो, जब l1 है, l जब आपका 1 है, l अगर आपका 1 होगा तो m के वैल्यूज +1, 0 और -1 सोच रहे हो आप? ये सोच रहे हो ना? तो एक कॉम्बिनेशन है हमारा, जब L1 और M0 यहां आ रहा है, L1 और M0। जब L1, अब ये देखो ये y, L1 और M0 का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आएगा आपका ये आपका रेडियल पार्ट हो गया, R1 R20 वाला, सॉरी 21, ये R20 वाला है, R20 वाला तो ये, और R21 रेडियल वेव फंक्शन ये पार्ट हो गया। और जो आपका स्फेरिकल हार्मोनिक है वो वैल्यू आएगी 3/√4 पाई कॉस थीटा। मतलब इसका एंगल डिपेंडेंस हो गया थीटा।
और थीटा इज एन एंगल जो कि किस एक्सिस से है, जेड एक्सिस से। थीटा जो एंगल है वो जेड एक्सिस से। अब आप जब इसको प्लॉट करोगे, प्लॉटिंग थोड़ी देर बाद हम करते हैं, अभी आप ध्यान दीजिए कि जो रेडियल फंक्शन है हमारा R210 और cos थीटा मीन जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो P है आपका N2 L1 और M0 होगा, उस P को कहते हैं 2PZ। अब ये कॉम्बिनेशन 2PZ का होगी, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2PZ की। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ 2PZ। तीसरा, जब आपका L जब आपका L 1 है और ML प्लस 1 है, ML या M प्लस 1 है और N तो आपने 2 लिया हुआ है, तो इक्वेशन आपका ये आ रहा है N2 L1 M प्लस 1। तो इक्वेशन जो आ रहा है उसमें तो आपका इमेजिनरी नंबर आ गया। वैसे ही जब N2 L1 और M माइनस 1, ये पार्ट तो आपका रेडियल पार्ट है, ये रेडियल पार्ट है और ये आपका एंगुलर पार्ट है। ये रेडियल पार्ट जब आपका 2 1 का है और ये एंगुलर पार्ट 1 और प्लस 1 का है। वैसे ही ये रेडियल पार्ट 2 1 का सेम है, ये रेडियल पार्ट आपका जो स्फेरिकल हार्मोनिक है वो है 1 माइनस 1 का। यहां भी आपका इमेजिनरी। इसका मतलब है कि इसका फिजिकल प्लॉट नहीं हो सकता, इमेजिनरी है। इसका तो फिजिकल प्लॉट होगा 2PZ का, पर इसका फिजिकल प्लॉट नहीं होगा। इसका फिजिकल प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब इसमें ना ही कोई एक्स वाला है ना ही कोई वाई वाला है। पर मैथमेटिक्स में हमें पता है फिजिकल प्लॉट करने के लिए इसको रियल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए, रियल फंक्शंस के फॉर्म में आना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए कहीं भी इमेजिनरी नंबर। तो हम मैथमेटिक्स ट्रिक करेंगे कि e टू पावर i5 प्लस e टू पावर माइनस i5 अपॉन 2 cos 5 के बराबर होता है, और e टू पावर i5 माइनस e टू पावर माइनस i5 अपॉन 2 इज sin 5 के बराबर होता है। मींस अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, ऐड करूं या सबट्रैक्ट करूं, तो ये इतना पार्ट तो आपका सेम रहेंगे दोनों में। e टू पावर i5 सॉरी लास्ट तक साइन थीटा तक इतना पार्ट सिर्फ e टू पावर i5 आएगा। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इतना आप बाहर निकाल लो, दिस विल बी e टू पावर i5 प्लस e टू पावर माइनस i5 और डिवाइड कर दो 2 से या √2 से। √2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि वो फिर यहां से 2 निकाल लेते हैं। पर जो भी हो, ये टर्म आते ही cos 5 आ जाएगा, और जब आप माइनस करोगे तो e टू पावर i5 माइनस e टू पावर माइनस i5 वाले टर्म आ जाएगी, तो वहां sin 5 आ जाएगा, तो i हट जाएगा। मतलब जो px है ये वाला कॉम्बिनेशन आपको px देगा और ये वाला कॉम्बिनेशन आपको py देगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छोटे क्लास तक नहीं बताया जाता है कि जो 2pz है वो तो 210 है, बट जो 2px है वो 211 या 21 माइनस 1 नहीं होता, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। प्लस कॉम्बिनेशन विल गिव px एंड माइनस कॉम्बिनेशन विल गिव py। क्लियर? ये तो फंक्शन है। उस फंक्शन हर साई एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 1s 2s 2pz और फिर ये स्पेशल केस 2px 2py जो कि हमने कॉम्बिनेशन से बनाया है, उसको आपने फंक्शंस के फॉर्म में किया। फिजिकली आप इसको व्यू नहीं कर सकते, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा। अब एक एक प्लॉट देखते हैं। अब देखो, कोई भी जब आप प्लॉट करते हो, व्हेनेवर यू प्लॉट, जैसे 2 डायमेंशनल प्लॉट है, गैसेस स्टेट में करते हो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, कि वॉल्यूम बदलने में प्रेशर का इफेक्ट क्या है। अगर दो चीज बदलो, वॉल्यूम बदलो टेम्परेचर बदलो, उसका इफेक्ट प्रेशर पे देखो, तो हम ये 3D प्लॉट चाहिए। पर यहां पे आप वेरिएशन किसका देखना चाहते हैं? मान लीजिए आप साई 1s ऑर्बिटल की देखना चाहते हैं, किसके बदलने पे? आर के बदलने पे, थीटा के बदलने पे, फाई के बदलने पे। तो वेरिएबल 3 है,
एट ए गिवन आर, एट ए गिवन थीटा, एट ए गिवन फाइव, मुझे साई 1s की वैल्यू निकालनी है। तो एक एक्सिस तो इसके लिए चाहिए, एक एक्सिस के लिए चाहिए, एक एक्सिस के लिए चाहिए, और फिर चौथा इसके लिए चाहिए। चार तो हमारे पास है नहीं नॉर्मल जो आप लेते हो, तो 4 डायमेंशनल प्लॉट हो जाएगा। मैक्सिमम आप 3 डायमेंशन कर पाएंगे। तो हम इसे अलग अलग स्टडी करते हैं। वैसे भी आप देख रहे हो कि साई इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। वैसे तो 3 है, ये वाले 2 को मिलाकर के हमने वाई बना दिया। तो एक जो रेडियस पे डिपेंड करता है, दूसरा जो एंगल पे डिपेंड करता है। तो यहां भी हम स्टडी अलग करेंगे, इससे प्लॉट अलग करेंगे, इससे प्लॉट अलग करेंगे। तो इसका जो प्लॉट होगा और इसका प्लॉट होगा। इसलिए देखो, क्वेश्चन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि नोड निकालो। बट नोड में क्लासिफाई करेंगे, 2 तरह की नोड्स की बात करेंगे, एक रेडियल नोड और दूसरा एंगुलर नोड की बात करेंगे। तो व्हाट इज नोड? नोड इज द रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज नियरली 0। तो रेडियल वेव फंक्शन में अगर 0 आ रहा है, रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा तो उसकी आर स्क्वायर 0 होगी। आर स्क्वायर इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वो चीज 0 होगी आपकी। ठीक है, तो ये जो हमारा प्लॉट आएगा इसमें हम रेडियल नोड कहेंगे, और इसका जो प्लॉट होगा उसे एंगुलर नोड कहेंगे। तो अब चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रेडियल फंक्शन की बात करते हैं। आप, ये था हमारा 1s का प्लॉट। याद रख लीजिए, 1s का जो रेडियल पार्ट है, तो रेडियल पार्ट इज 2z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 e टू पावर माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट। तो जो रेडियल पार्ट है, जो r हमारा 10 है, एक बार सारा लिख लेते हैं। ओके, सो हमने कॉपी कर लिया r10 की वैल्यू, r20 की वैल्यू। तो 10 इज मींस 1s का प्लॉट रेडियल पार्ट, और ये 2s का प्लॉट रेडियल पार्ट, रेडियल फंक्शन आ गया हमारा। अब देखो, ये r पे डिपेंड करेगा, और r की वैल्यू का एक्सपोनेंशियल, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा। दिस विल बी एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके means if I plot a graph between r1s, 1s means 10 versus r, तो that's how the plot will be, एक्सपोनेंशियल डिके करेगा। जब r 0 होगा तो ये आप 1 हो जाएगी। दिस वैल्यू विल बी 2z a naught z अपॉन n नॉट की पावर 3/2। बट इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा। फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं इसको आर स्क्वायर कर लूं, क्योंकि साई साई आप आर इंटू वाई स्क्वायर करोगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी। स्क्वायर करना मींस आर स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आर स्क्वायर करोगे तो सिंपली इसकी वैल्यू की स्क्वायर हो जाएगी, तो कांस्टेंट का स्क्वायर और ई टू पावर माइनस 2z r अपॉन ए नॉट हो जाएगी। दैट मींस वैसे थोड़ा सा स्लोप और स्टीप हो जाएगा। पर फिजिकल सिग्निफिकेंस हम इंटरेस्टेड कैसे हैं? हम इंटरेस्टेड हैं कि मैं न्यूक्लियस से आर बढ़ने का मतलब क्या है? ये आर बढ़ने का मतलब है कि आप रेडियली बाहर जा रहे हैं। तो रेडियली बाहर जा रहे हैं और आपको प्रोबेबिलिटी, अब रेडियस में ये पॉइंट पे भी आर वही है, तो ये पॉइंट पे भी आर वही होगा, ये पॉइंट पे भी आर वही होगा, ये पॉइंट आर पे होता, हर जगह पे इस आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू सेम होगी। जब रेडियस सेम होगा, चारों हर डायरेक्शन में सेम ही आएगा। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एट ए गिवन आर का मतलब है छोटा सा वॉल्यूम लेंगे। तो वॉल्यूम कैसे लेंगे? एक स्फेयर एट ए आर ले लो, और एक स्फेयर ले लो आर प्लस डी आर, दूसरा स्फेयर ले लो आर प्लस डी आर। और अब इस रीजन में आप प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं किसकी? 1s इलेक्ट्रॉन की। तो 1s इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी एट आर एंड एट आर प्लस डी आर, और डी आर टेंड्स टू 0, बहुत छोटा, उनके बीच में। तो आपको ये वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा? आउटर की वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई 4/3 पाई r प्लस डी आर की होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे निकाल सकते हो इस छोटे इसकी वॉल्यूम। और यू कैन सिंपली राइट दिस एज अंदर वाले के सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। नॉर्मली में यूज करते हैं। तो ये नियरली 0 मींस बेसिकली जो चेंजिंग है वो ये। सो इफ आई प्लॉट ए थर्ड ग्राफ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, कि जब आप 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर
को वर्सेस आर करते हैं, दिस प्लॉट, ये तो हो गया रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये रेडियल प्रोबेबिलिटी हो टोटल। तो अब आप जब इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करोगे और फिर इसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो एक आर पार्ट यहां आएगा, एक आर पार्ट यहां आएगा। आर के बढ़ने से ये बढ़ेगा, बट इस आर के बढ़ने से ये घटेगा। एक बढ़ने वाला पार्ट आ गया, एक घटने वाला पार्ट आ गया। स्टार्टिंग में ये डोमिनेट करेगा, बाद में ये डोमिनेट करेगा। दैट मीन्स पहले ये बढ़ेगा और फिर घटना स्टार्ट होगा। ओके, कम बैक। सो अब आप अगर देखो, इफ इट इज हाइड्रोजन जहां Z की वैल्यू 1 है, you'll find that this maxima is nothing but 0.529 angstrom. इस 0.529 angstrom हमें पता है कि was the radius predicted by नील बोर, इसलिए इसे A नॉट, देखो सारे फॉर्मूला में A नॉट है, दिस A नॉट is 0.529 angstrom, also called Bohr radius. और नील बोर ने थ्योरेटिकली कहा था कि हाइड्रोजन इस जगह पे होगा न्यूक्लियस के अराउंड, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन इस जगह पे होगी न्यूक्लियस से दूर। थ्योरेटिकली निकाला था, एक्सपेरिमेंटली बाद में ये निकला कि ये वैल्यू 0.529। क्वांटम मैकेनिकली भी लास्ट में फर्दर आप पूरी मैथमेटिकल करके भी वही निकाले कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियर इन हाइड्रोजन इज एट 0.529 एंगस्ट्रॉम। भाई अगर मैं 20 का प्लॉट करूं, R20 वर्सेस R, अब देखो यहां पे ये वैल्यू आ गया, तो ये कहीं ना कहीं जीरो होगा। कब जीरो होगा? जब ये ZR की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। जीरो मतलब ये जीरो, मतलब देयर विल बी ए कट, ऐसा है प्लॉट होगा। दिस इज नथिंग बट नोड। अगर R जीरो हो गया तो साइज जीरो, साइज जीरो मीन साइज स्क्वायर जीरो मीन प्रोबेबिलिटी जीरो। बट ये फंक्शन का प्लॉट है, आप इसे स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आएगी, तो क्या हुआ, सिंपली जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पर रियल पिक्चर आएगा, क्योंकि हमें इंटरेस्टेड है कि न्यूक्लियस से बाहर जाएंगे तो कब कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा। तो देखो वानिस का क्या कह रहा है कि वानिस के केस पे न्यूक्लियस से दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी बढ़ना स्टार्ट होगा। मैक्सिमम इस रीजन में आएगा जब 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा हाइड्रोजन के केस में। फिर प्रोबेबिलिटी आपकी जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी जीरो कब होगी? इंफिनिटी पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं कह सकता हूं कि वानएस की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक जाता है। पर हमें हर जगह 1 की प्रोबेबिलिटी मिलेगी आपको, बट मैक्सिमम किस रीजन मिलेगी? 0.529 एंगस्ट्रॉम में, जहां अराउंड 90% उसका पार्ट आपका इस रीजन पे होगा। बाकी 10% आप जीरो से इंफिनिटी के बीच में कर। हर ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से स्टार्ट होगी और इंफिनिटी पे जाके एंड होती है। हर कोई, देखो कोई भी आपका वाई एक्स एक्सिस टेस्ट नहीं कर रहा है, इंफिनिटी तक जाएगा आपका वैल्यू। पर इंटरेस्टेड होंगे आप कि आर स्क्वायर इंटू 4 पाई R², जब आप 1s की 2s, जब ये 2s की प्लॉट हो रही है तो आप देखोगे एक मैक्सिमा आया, फिर मिनिमा हो गया, फिर मैक्सिमा आकर के मिनिमा अब इंफिनिटी पे जाके होगा। ये कहलाएगा आपका नोड। तो नोड का एक नॉर्मल फॉर्मूला हो जाता है n-l-1। अब देखो इस फॉर्मूला से आप सारे निकाल लोगे। अगर मैं 2s की निकालनी है तो n-l-1, n की वैल्यू कितनी है? 2 है। l की वैल्यू क्या है? 0 -1, तो कितने नोड? 1 नोड। पर ये नोड कौन सा है? रेडियल नोड। मतलब 2s का मतलब रेडियली आप बाहर जा रहे थे, एक बार मैक्सिमम आएगा जहां 1s की होगी प्रोबेबिलिटी, फिर मैक्सिमम, फिर आपका 2s में आएगा, बीच में आपका एक बार जीरो के करीब जाएगा। तो 1s के रीजन में एक मैक्सिमा हो गई, और फिर आपका नियरली जीरो हो गया 1s और 2s के बीच में, फिर आके 2s के जाकर के रीजन में, मतलब सेकंड सेल के रीजन में आपका मैक्सिमम आ। फर्स्ट सेल के रीजन में एक छोटा सा मैक्सिमम आया, फिर आपका 2s के केस में सेकंड सेल में मैक्सिमम आया। इसी बेसिस पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर 3s का प्लॉट होगा तो कैसा प्लॉट होगा? R², 4 पाई R² का एक मैक्सिमा, दो मैक्सिमा, फिर थर्ड रीजन में मैक्सिमा आएगा। मतलब 3s के केस में कितने रेडियल नोड? 2 रेडियल नोड। यू कैन इजिली प्रेडिक्ट। तो जरूरी नहीं कि आपको सबका इक्वेशन ही पता हो, पर आप फीचर आप बता सकते हो
कि कैसा होना चाहिए। अब अगर मैं y की प्लॉट करूं, तो y की अगर मैं प्लॉट करता हूं तो y का सबसे छोटा, क्योंकि y किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है l और m पे। l सबसे छोटा क्या होगा, 0। जब l 0 होगा तो m 0 होगा, दैट मीन्स ये s की प्लॉट है। y प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एंगुलर और एजिमुथल और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिपेंड करते हैं। n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहेंगे, l को एजिमुथल और m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कुछ लोग इसे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं जब आप ml लिखते हो, एक ही चीज है दोनों। तो देखो आप, जो y00 s टाइप ऑर्बिटल का एंगुलर पार्ट तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कोई भी थीटा कोई भी फाई पे आपका y00 की वैल्यू सेम होगी। इसलिए इसका जब प्लॉट करोगे तो प्लॉट आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल आता है। और यही रीजन है कि आप कहते हैं कि एस टाइप ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। पर आप देखिए, जब आपका L 0 है और M की वैल्यू 0 है, L 0 और M 0, सॉरी L1 और M0, L1 और 1 M0, इसे कहेंगे आप PZ, क्योंकि cos थीटा इज एन थीटा एंगल किसके साथ है, Z। जब आप इसको प्लॉट करोगे तो प्लॉट आपका ऐसा है, प्लस से माइनस की तरफ, इसलिए आपका ये प्लस और ये फेज आपका बदल गया, प्लस फेज और माइनस फेज। cos थीटा की वैल्यू विल रेंज फ्रॉम +1 टू -1। जब आप प्लॉट करोगे आप तो ये प्लॉट आएगा, +1 कब आएगा, मैक्सिमम 0, और -1 कब आएगा, 180 डिग्री पे। पर जब आप L1 लोगे और M1 लोगे और L1 लोगे और M-1 लोगे तो हमारा इमेजिनरी नंबर है फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, दीज आर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। इसे प्लॉट नहीं कर सकते आप। प्लॉट करने के लिए आप मैथमेटिकल ट्रिक करोगे कि जब इन दोनों का सम बाय 2 करोगे तो cos फाई आएगा, और इन दोनों का सम बाय 2i, मेरे मिस्टेक, वो 2i करना था, दिस इज 2i, 2i करना। तो सब्सट्रैक्ट करके आप 2i से डिवाइड करें तो sin फाई आएगा। तो जब इन दोनों को प्लस करके एक कांस्टेंट डिवाइड करोगे तो आप sin थीटा के साथ साथ cos फाई आ जाएगा, और जब इनको माइनस करोगे और 2i से डिवाइड करोगे तो sin थीटा के साथ साथ sin फाई आएगा। बाकी तो कांस्टेंट है। तो थीटा 0 से पाई वेरी करेगा, फाई आपका 0 टू पाई वेरी करेगा। हर थीटा पे फाई को देखो, हर थीटा पे फाई को देखो, और फाई को वेरी करो, हर थीटा पे फाई को वेरी करो, हर थीटा पे फाई वेरी करो, देन प्लॉट इट यूजिंग, नॉर्मली आप कंप्यूटर्स का जरूरत पड़ेगा आपको, तो मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, प्लॉटिंग सॉफ्टवेयर, तो आप ये फंक्शन डाल करके आप उससे प्लॉट कराएंगे तो ये प्लॉट, ये तो आपका z एक्सिस पे आया, ये वाला प्लॉट आपका x एक्सिस पे आएगा यूजिंग दिस फंक्शन। तो इसलिए इसे आप px कहते हैं। और जब sin थीटा sin फाई होगा एंड थीटा को वेरी करोगे 0 टू पाई और फाई को वेरी करोगे 0 टू 2 पाई, तो इसका प्लॉट जो आएगा आपका y एक्सिस पे आएगा। अब देखिए यहां भी नोड आ रहा है s में, एस वाला जो शेप है ऐसा कोई प्लेन नहीं मिलेगा जहां पे आपकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, तो इसे कहेंगे एंगुलर नोड। एंगुलर नोड एस के केस में 0 होगा, कोई भी एस, 1s हो, 2s हो, 3s हो। पर यहां देखिए प्रोबेबिलिटी, ये सारी प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी है, पर इस रीजन में ये जो आपका प्लेन है यहां प्रोबेबिलिटी 0 होगी। वैसे ये जो प्लेन है यहां प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ये जो प्लेन है आपका प्रोबेबिलिटी 0 होगी, ऐसे ये जो प्लेन है हमारा वह प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो दैट मीन्स हर पी में एक प्लेन है, दैट इज, इसलिए इसे एंगुलर नोड के अलावा नोडल प्लेन भी कहते हैं, जो कि पी के केस में आपका 1 होगा नोडल प्लेन। तो जनरल फॉर्मूला देखिए, मैं यहाँ पे नोड की बात करता हूँ, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला n-l-1। तो जो रेडियल नोड होता है स्फेरिकल फॉर्म में होता है, इसलिए रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड भी कहते हैं।
और एंगुलर नोड का फॉर्मूला सिंपली जो एल का वैल्यू, एस के केस में एल 0 होगा तो एस का एंगुलर नोड 1 होगा, पी के केस पे एल की वैल्यू 1 होगी तो एंगुलर नोड 1 होगा। डी अगर तुम ले लो, अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल है तो डी ऑर्बिटल का जो फंक्शन का प्लॉट आएगा उसमें आपके पास दो प्लेन्स मिलेंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो इसमें एंगुलर नोड कितना होगा? एंगुलर नोड होगा स्पेड 2। ठीक है, तो ये दो लेक्चर, जो लास्ट लेक्चर था और ये लेक्चर थोड़ा सा मैथमेटिकल हुआ बट वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको हाइड्रोजन एटम अब थोड़ा समझ में आया। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसको आपने मैथमेटिकली डिफाइन किया, मैथमेटिकली समझा, और एक कंसेप्ट ऑर्बिटल का आया, वो भी आपने क्लियर किया इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन। सो दैट्स द लेक्चर ऑन hydrogen atom, quantum mechanical treatment of hydrogen atom.